स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर +1 में क्या दिया था x, यहाँ पर डी एक्स जेड, जेड साथ में लिखिए, ठीक है। देयर मीनिंग वी विल कम टू नो वेरी सून व्हेन वी विल डू स्ट्रक्चर्स। ये जितने भी आप ओरिएंटेशन देख रहे हैं, अगर अभी आपको लग रहा है कि क्यों एक्स वाई जेड और यहाँ पर अचानक से एक्स जेड कैसे हो गया, तो वहाँ पर आप जब स्ट्रक्चर्स करेंगे देन यू विल बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। इन ओरिएंटेशंस को हम समझेंगे। नेक्स्ट है -1 या y था, क्या लिखेंगे डी वाई जेड, करेक्ट। यहाँ +2 में लिखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर लिखिए -2 में डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, ठीक है। दिस आर दी पॉसिबल ओरिएंटेशन। ये पांचों ओरिएंटेशन हम करेंगे। ये क्या दिखा रहे हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स, इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ही पी में 3 ऑर्बिटल है, ये तीनों एक ही सबशेल से बिलोंग करते हैं, जैसे एक ही हाउस में डिफरेंट रूम्स, तो दे ऑल विल हैव सेम सिचुएशन, है ना। इट्स नॉट दैट अ मेंबर हैविंग वन मेंबर इज हैविंग प्रिविलेज ओवर अदर, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम फैमिली, व्हाट होल फैमिली हैज सेम ऑल मेंबर्स हैं। तो पी सब शेल में जो तीनों ऑर्बिटल हैं, तीनों में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन, एनर्जी, एवरीथिंग, एंगुलर मोमेंटम, दैट्स ऑल गोइंग टू बी सेम। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल ये 9 नहीं, ये 3 है डीजेनरेट, पी सबशेल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये 1 2 3 4 5 ये किससे बिलोंग करते हैं, डी सबशेल से। तो इन पांचों की जो एनर्जी है वो कैसी है, सेम, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर ऑर्बिटल थर्ड शेल में कितने हुए, टोटल ऑर्बिटल्स थर्ड शेल में 9, टी के 5 है, पी के 3 है और एस का 1 है। आपने देखा एस हमेशा से है, एंड आगे जब भी जहां भी जाओगे तो 0 से स्टार्ट होगा सबशेल, ठीक है। पी इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट में, पहले में फर्स्ट शेल में नहीं हो सकता था, सेकंड शेल में इंट्रोड्यूस हुआ। टी सेकंड में नहीं हो सकता था, थर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्योंकि हर सबशेल के लिए गिवन एल वैल्यू है, और वो एल वैल्यू हमेशा एन से कम होनी चाहिए, एन से कम होनी चाहिए। पता है आपको कितनी कम हो सकती है लास्ट वैल्यू, 1 कम, बराबर भी नहीं हो सकती एल वैल्यू, ना ज्यादा हो सकती है, समझ आया। कभी भी एल और एन बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर मैं शेल नंबर 3 में हूँ तो एल की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, लास्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी 2। तो थर्ड शेल में डी सबशेल लास्ट होती है। और फोर्थ शेल की बात करती हूँ तो 10 - 1 होता है 3, तो एल की जो लास्ट वैल्यू होगी दैट विल रिप्रेजेंट 3 मींस एफ। तो फोर्थ शेल में एफ सबशेल इंट्रोड्यूस होगी जो उससे पहले नहीं होगी, हाँ उसके बाद हमेशा होगी। जैसे एस बिगनिंग में आया उसके बाद हमेशा चलेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद तो आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे पहले कहाँ कौन सी शेल में वो इंट्रोड्यूस होगी सबशेल, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, एंड फॉर दैट गिवन सबशेल वैल्यू ऑफ एल, एल वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू एन एंड कैन नेवर बी मोर देन एन, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप एक बार बताओ कि शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, ऑर्बिटल चेक करो कितने ऑर्बिटल है शेल नंबर 1 में 1, सो 1 into 2 2, so first got 2, second shell total orbitals 4 into 2 8, third shell total 9 orbitals into 2 18, how many electrons 18। are we getting that magic number which we have done in the older concept of Bohr's। ये नंबर किसने दिया, Bohr's 2n², एंड इसको जस्टिस कौन कर रहा है, दिस कंसेप्ट क्वांटम नंबर्स। So it is hypothetical concept of working exact well, और बोहर्स ने 2n² लॉ किस बेसिस पे दिया था, वैलेंसी कंसेप्ट पर। क्यों कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाता है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट जैसा ही क्यों बनाता है, 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड क्यों बनाता है। इन सब चीज़ों से हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी का पता चला, उससे हमें वैलेंसी का पता चला, और उससे हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में शेल वाइज कि पहले में 2 ही होते होंगे, ठीक है, दूसरे में 8 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है और नियन बिल्कुल बंद हो जाता है रिएक्ट करना। 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते ही बंद हो गया, इसका मतलब शेल क्लोज, इट डजंट वांट मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ समझ आया कि नेक्स्ट की कैपेसिटी 8 की ही थी, अगर 9 की होती तो वो वहाँ पर 9 पर जाकर बंद होता, तो सोडियम क्या होता है नोबल जैसा, लेकिन सोडियम तो मोस्ट रिएक्टिव है और एक ही क्यों देता है, क्योंकि सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ रहा है,
तो बाकी जो है वो पीछे वाली शेल्स में फिल हो रही है। इन बेसिस पे कंबाइनिंग कैपेसिटीज के बेसिस पे कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को स्टडी किया गया, उससे हमें पता चलता है वैलेंसेस, वैलेंसेस से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से आया वो लॉ 2n², और 2n² लॉ से हम इसको जब चेक करते हैं तो इट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। ठीक है बेटा, सो इसको लिखिए। अब आता है फोर्थ क्वांटम नंबर s, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, उसकी वैल्यू इन सब पर किसी पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ L और M। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट साइमल्टेनियसली मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर भी तो घूमेगा, जैसे अर्थ मूव करती है। इट हैज टू मूवमेंट, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन अराउंड द सेंटर whose axis is other, and one is when your all axis is there and you are moving around it. So इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पर वो स्पिन करता है, स्पिन करते करते वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तो उस समय उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन होता है which both are accompanied और occupied by an orbital। एक ऑर्बिटल ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई किया होगा। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन ना शो करें, उसके लिए उनकी जो स्पिन्स होती हैं, दीज आर एंटी पैरेलल स्पिन्स। 2 electrons in an orbital will always move with opposite spin or anti-parallel spin. So the fourth quantum number, which is called spin quantum number, represented by S or ms. ठीक है, अगर सिर्फ m लिखा हुआ दिखे आपको कभी कि टेल द वैल्यू ऑफ m, तो आप m को क्या मानेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m के नीचे s है तो स्पिन, m के नीचे l है तो मैग्नेटिक। ठीक है, और अगर सिर्फ s है तो स्पिन, एंटी पैरेलल। इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो दूसरा उसकी स्पिन अपोजिट होगी। ठीक है, सो इट्स स्पिन विल बी लाइक दिस, वन विल बी क्लॉकवाइज, अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की मूवमेंट एक ही ऑर्बिटल के अंदर हो रही है। अब एक ऑर्बिटल में उनकी एड्रेस कैसे पता करेंगे? दोनों देखो, अगर 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइनली हम किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स पर आए हैं, उनका एड्रेस हमने चेक किया, शेल नंबर सेम, उसके अंदर सबशेल भी सेम, सबशेल के अंदर ml की वैल्यू भी सेम, इसका मतलब दैट बिलोंग्स टू सेम ऑर्बिटल। लेकिन लास्ट क्वांटम नंबर विल डिनाई कि ये दोनों वहां पर सेम है, इसी से डिनाई कर जाएंगे। कैसे? यहाँ पर हमें दोनों की स्पिन सेम नहीं मिलेगी। कैसे निकालते हैं? प्लस मीन्स क्लॉकवाइज, 1 out of 2 is clockwise, 1 out of 2 is anti-clockwise. These two are the only values for spin quantum number. यही 2 वैल्यूज हैं। These are not depending upon any of previous quantum numbers. एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही वैल्यूज होती हैं, ईदर -1 और +1। तो जब हम किसी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दिखा रहे हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं। इसका मतलब ये वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखाते हैं। और डिफरेंट वे अब आगे समझ आओगे। जो जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल फिल करने होते हैं, देन लाइक दिस। ठीक है, हाफ एरो अप, हाफ एरो डाउन। दिस इज अ प्रेजेंटेशन व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल। ठीक है, सो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चन, 5 minutes वी हैव। in which of the minimum shell number G subshell will be introduced? कौन सा मिनिमम शेल नंबर है जिसमें जी सबशेल आपको पहली बार नजर आएगी? उसके बाद तो हमेशा नजर आएगी हर शेल में, लेकिन हर बार एक शेल नंबर का एक गिवन शेल होता है जिसमें वो पहली बार वो सबशेल नजर आती है। जैसे एस पहली बार कहाँ नजर आया था? 1 में। उसके बाद तो कंटिन्यू हर किसी में दिखेगा। टी दिखा था हमें पहली बार 3rd में, 4 में भी दिखेगा, 5th शेल में भी दिखेगा, 7th में भी दिखेगा, 10वीं में भी दिखेगा, हर शेल में दिखेगा।
तो ऐसे ही पूछ रहा है कि मिनिमम शेल नंबर वो बताओ जब पहली बार आपको जी इंट्रोड्यूस होता दिखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए इसके लिए? व्हाट यू थिंक? मुझे शेल नंबर पूछा है तो कुछ और पता होना चाहिए क्या? व्हाट? जी वैल्यू, जी की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? एल। हमें ये पता करना होगा कि जी कौन सी एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को, कौन से एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू जी के कॉरस्पॉन्डिंग होती है? कैन यू गेस? एस स्टैंड्स फॉर 0, पी स्टैंड्स फॉर 1, डी 2, एफ 3, जी 4। इसका मतलब जी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 4 है। क्लियर? जी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 4 है। नाउ यू नो, अब मुझे बताना है एन का वो वैल्यू जिसमें 4 आ जाए। हम लास्ट आ जाएंगे, एल का जो वैल्यू होता है वो लास्ट आता है n-1। एल मेरे पास है 4, सो n-1 is equals to 4, n is equals to 1. So write down fifth orbit will be the first one to be introducing G subshell. Fifth shell will be the foremost shell to introduce G subshell. Doubt? Any doubt? Okay, so ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमारे पास कौन से क्वेश्चंस होते हैं? लेट्स सी। Which of the following orbitals are not possible? ऑर्बिटल्स हो सकता है या सबशेल हो सकता है, और लिख लेना सबशेल। ठीक है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को नहीं समझा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है ये तरीका, एन एल। एन हमेशा बताता है शेल नंबर, और एल के लिए हम नंबर नहीं, इसका तो डिजिट यूज करेंगे। एन के लिए 1 2 3 4 5, एल के लिए हम डिनोशन यूज करेंगे, एस पी डी एफ जी एच लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने डिनोट किया 1s, इसका क्या मीनिंग है? शेल नंबर 1 एंड विच सब शेल s। एंड आप सबको पता है शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल होती है s, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? यस, ट्रू। ऐसे ही जब शेल नंबर 2 में गए थे, 2 सब शेल आई थी, एस एंड पी। तो मैं अगर 2s लिख देती हूँ तो सेकंड शेल वाला एस सब शेल, सेकंड शेल का एस सब शेल, और अगर मैंने 2p लिखा तो सेकंड शेल का p सब शेल। और अगर मैंने p सब शेल में और स्पेसिफिकेशन किया तो x ऑर्बिटल जिसका डायरेक्शन क्या था? x साइड, y दूसरा ओरिएंटेशन, z तीसरा ओरिएंटेशन, मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं वहां पर। उनमें से आपने वो भी स्पेसिफिक कर दिया दैट व्हिच वन whose magnetic quantum value was -1 +1 और 0। तो आप ये भी गेस कर सकते हो, बट मिनिमम में भी अप टू है एंड मैक्सिमम में भी अप टू, जब हम उसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन कर दें, ये भी पॉसिबल होता है। लेकिन सिर्फ किस केस में? एस में तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है ना, इट इज डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है इसमें। ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ही नहीं है। क्लियर बेटा? तो एस के केस में मैं भी 1s x नहीं लिख सकती, y नहीं लिख सकती, z नहीं लिख सकती। p के केस में 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, x y एंड z। अगर z लिखेंगे तो थर्ड क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 0। और अगर मैंने यहाँ पर px लिख दिया तो x मतलब +1, y लिख दिया तो -1, ऐसे ही। लेकिन अब मैं जैसे ही यहाँ पर लिखती हूँ 2d, क्या हो जाता है? गलत। सेकंड शेल का d सबशेल, सेकंड शेल का d सबशेल। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता? जस्ट चेक। n की वैल्यू क्या मिली? n की वैल्यू क्या मिली? दोनों सेम हो सकते हैं? n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता। l की लास्ट वैल्यू वो रहेगी जो n में -1 करके आती।
आखिरी वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान रहे 2D इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से 1P इज नॉट पॉसिबल। लिखो इसमें आंसर आप खुद बनाएंगे ऐसे। M is 1 and L is also 1, both cannot be same, ठीक है। So 1P is also not possible। ये नेक्स्ट वेराइटी है क्वेश्चंस की, ठीक है। पहली वेराइटी ये कि इट विल टेल यू द सब शेल एंड विल आस्क यू व्हिच इज द मिनिमम शेल वेयर इट विल बी फाउंड। उसके बाद ये क्वेश्चन व्हिच ऑफ द सब शेल इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से सब शेल पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से बताएं मुझे। लिखो इसमें से पॉसिबल वैल्यूज एंड नॉट पॉसिबल वैल्यूज। अगर किसी भी स्टूडेंट का माइंड इस तरह से रन कर रहा है कि 4G दिया है तो पहले मैं 4 पर स्टार्ट करूंगा, L की वैल्यू सारी लिखेंगे, उसमें से एनालाइज करेंगे, ये गलत अप्रोच है। इस टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब ये ऐसे है जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ 2 8 था, सो यू आर गोइंग 2 1 द 2 2 2 द 4, ये आप ऐसे कर जा रहे हैं। सिंपल बता रही हूँ, अगर आप ऐसे करके टेबल रन करते हो दैट यू आर रॉन्ग, आपने इसको लर्न नहीं किया प्रॉपर्ली। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैंने ये पूछा और आप अब चेक करोगे थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में L 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, अरे 3 तो नहीं होगा। ये तरीका नहीं है। इसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे दैट व्हाट डिनोट्स N, व्हाट डिनोट्स L, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर L की वैल्यू N से कम है पॉसिबल, अगर L की वैल्यू बराबर या ज़्यादा है तो नॉट पॉसिबल। फाइन, ठीक है बेटा। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चंस, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नॉट टेकिंग मच टाइम, थैंक यू सो मच।